नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का 237वां दिन, सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देखकर शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूँ पूजा खंडूरी और मैं हूँ सोनाली राय। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिलवालों की दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अब उसी खबर के साथ सोनाली, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली की पब्लिक के उस हिस्से के लिए जो बहुत ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की धड़कन कही जाने वाली मेट्रो से सफ़र करना अब आपके जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ेगा। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पूरे 8 साल बाद मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है। जी हाँ, 25 अगस्त 2025 यानी कि आज से मेट्रो में सफ़र करने वालों को अब 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक ज़्यादा चुकाने होंगे। और अगर आप एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन से जाते हैं तो वहाँ ये बढ़ोतरी 1 रुपये से 5 रुपये तक होगी। नया किराए का स्ट्रक्चर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। अब दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 11 रुपये होगा, जबकि अधिकतम किराया 64 रुपये तक पहुँच गया है। पहले क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। अब तक न्यूनतम किराया जो था वो 10 रुपये और अधिकतम किराया 60 रुपये था। आखिरी बार कब बढ़ा था किराया, तो आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने पिछली बार 2017 में अपने किराए में बदलाव किया था, यानी कि पूरे 8 साल के बाद पूजा ये बदलाव हुआ है। और तब तो देखिए किराए में 2 चरणों में वृद्धि की गई थी, जिसे लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी और विरोध भी हुआ था। लेकिन इस बार तो किराए में बदलाव ये किया क्यों गया है, ये ज़रा हम आपको पहले बता देते हैं। डीएमआरसी का कहना यह है कि ये बढ़ोतरी बहुत ही नाम मात्र की है। इसका मकसद है बढ़ती ऑपरेशनल लागत, रखरखाव का खर्च और भविष्य में मेट्रो सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाना। स्मार्ट कार्ड यूज़ करने वालों को राहत है। अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज़र हैं और ऐसे यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हर यात्रा पर 10% की आपको छूट मिलती रहेगी। हालांकि ये पहले भी मिलती थी। इसके साथ साथ आपको जो पीक आवर्स होते हैं, यानी कि सुबह 8 बजे से पहले और दोपहर 12 बजे से 5 बजे के बीच का वक्त या रात 9 बजे के बाद की यात्रा करने पर अतिरिक्त 10% छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप सही समय चुनते हैं तो आपको कुल 20% तक की छूट मिल सकती है। आप दिल्ली मेट्रो की खास बात हम करें तो दिल्ली मेट्रो आज भारत का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है पूजा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 394 किलोमीटर है और ये 12 कॉरिडोर में फैली हुई है। 289 मेट्रो स्टेशन इसमें शामिल है और हर दिन लाखों लोग इसका उपयोग करते हैं। टीएमआरसी को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों लोगों को रोज उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, सस्ते, तेज और सुरक्षित तरीके से। तो भले ही मेट्रो का किराया थोड़ा बढ़ गया हो, लेकिन सुविधाएं अब भी वही है, तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद। अगर आप भी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप सही चयन करें तो आप अब भी मेट्रो से सस्ते में सफ़र कर सकते हैं पूजा। तो देखिए पूजा, ये जो मेट्रो से रोज़ सफ़र करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, चूँकि जहाँ पर वो अभी 11 रुपये या अधिकतम 60 रुपये देते थे, अब उनको कहीं ना कहीं अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा तो बढ़ा है। अब देखिए मेट्रो केवल एक यात्रा का साधन तो नहीं है, लेकिन बल्कि ये दिल्ली की जो नई पहचान है वो बन चुकी है। और यही एक रीज़न है कि लाखों की संख्या में ऐसे यात्री होते हैं जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला, एक तो ये किफ़ायती होता है, दूसरा आपको ट्रैफिक से बचाता है, और तीसरा मुझे लगता है कि कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी ट्रैवल करते हैं। आप मेट्रो में आप ट्रैवल करती है, आपने कभी ऐसा देखा? वीडियोस तो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, पिछले साल की बात है मुझे लगता है, और 2 आंटियां ऐसे ही बेमतलब, कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था, बस लड़ाई करने लगी, वो भी सीट को लेके। भाई वो पहले से बैठी हुई है, वो क्यों उठ जाए आपके लिए? सही बात है। एंड वो उन्होंने शुरू कर दिया। और कई बार तो वुमेन्स कोच में जब हम जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि लड़कियां लड़ने लगती है। अगर कोई बैठा हुआ है, जगह नहीं है, फिर भी
थोड़ा साइड और उसको लेकर के उनकी लड़ाइयाँ हो जाती है। ये थोड़ा थोड़ा से इतनी बड़ी लड़ाई में वो कन्वर्ट हो जाता है। आज सुबह सुबह हमने अपने दर्शकों को एक तस्वीर भी दिखाई थी कि पहले ये गुत्थम गुत्थी वाली लड़ाई जो लड़कों की देखने को मिलती थी मेट्रो में, कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई जिनको देख के बड़ी फनी वीडियोस होती है, उनको देख के बड़ी हंसी आती है। लेकिन मेट्रो के अंदर मतलब उस कोच को दंगल बना दिया उन दो महिलाओं ने। पूरी मेट्रो खाली, वो पूरा कोच खाली है वो, और जिस सीट पर वो लड़ रही थी एक दूसरे का गला दबाते हुए ऐसी गुत्थम गुत्थी उन्होंने की है कि बहुत ही मतलब मज़ेदार वीडियो थी। उसको देख देख के हंस के पागल हो जाएगा इंसान। लेकिन अब दिल्ली में मेट्रो का सफ़र अगर आपको करना है तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए जान लेना कि आपका किराया थोड़ा सा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और DMRC की तरफ से भी यही कहा गया है कि नाम मात्र का ही बढ़ाया गया है। हालांकि 3-4 रुपए ज़्यादा आपको देने भी पड़ रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जान लेना ज़रूरी है क्योंकि कहीं आपका ज़्यादा पैसा कट जाए और फिर उसके बाद आप सोचे कि कहीं आपके साथ कुछ स्कैम तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, आप परेशान ना हो जाए। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि दिल्ली मेट्रो ने 8 साल बाद बढ़ाया है किराया। 8 साल भी एक बहुत लंबा टाइम होता है। 8 साल में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई के साथ साथ दिल्ली मेट्रो भी अपना वसूल रही है। और ज्यादा नहीं, अब 8 साल बाद बढ़ाया गया तो 1 से लेकर के 4 रुपए तक, और एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे की बात करें तो 1 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक। तो मुझे लगता है कि भाई अभी भी दिल्ली मेट्रो जो है वो किफायती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सेफ्टी इशू होता है, महिलाओं को रात को ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है दिल्ली मेट्रो। बिल्कुल सिक्योर तो है ही, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो से रोज़ ट्रैवल करती हैं महिलाएं। जो आपने कभी विमेंस कोच में ट्रैवल किया है? हाँ, किया तो है मैंने। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैं पतली हूँ तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ और सीट खाली रहती है तो काफ़ी महिलाएं आती है, बोलती है बैठा लो, और मैं ऐसे बैठी होती हूँ और वो पूरा फैल के बैठी होती हैं, और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते पहुँचते तो वो पूरी फैल जाती है और मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ। हाँ, मैं ऐसे बैठी होती हूँ तो मैं तो प्रेफर नहीं करती। मैंने मेट्रो से मैंने बहुत पहले ट्रैवल करती थी तो तब मैंने ये देखा कि देखिए कुछ लाइंस तो ऐसी होती है जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता है, तो आपको वुमेन्स कोच में सीट मिल जाएगी, आप बैठ जाओगे, या आप खड़े भी हो तो भी स्पेस काफ़ी मिल जाती है। लेकिन कुछ लाइन्स ऐसी होती है जैसे ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में इतना रश होता है कि आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, स्पेशली जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम पे इतने जोर का धक्का लगता है। आप गेट के इस साइड होंगे तो आप दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, ऐसे इतनी तेज़ी के साथ सब लोग घुसते हैं मेट्रो के अंदर। और ये केवल विमेंस कोच के अंदर नहीं है, ये बाकी कोचेस में भी है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन विमेंस कोच के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि सारी महिलाएं ही हैं तो इसलिए सब आपस में ऐसे कंफर्टेबल हो जाती है और परेशानी बाकी लोगों को नहीं उससे फेस करनी पड़ती है। तो देखिए किराया बढ़ गया है अब दिल्ली मेट्रो का, और ये खबर आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। ये तो दिल्ली मेट्रो की हमने बात किया, आगे बढ़ते हैं, हम अगली खबर बताते हैं अपने दर्शकों को। अब हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं SSC की, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में हो रही धांधलियों की और उस बड़े आंदोलन की जिसने दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार और सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान और वहां जुटे हजारों की संख्या में छात्रों और शिक्षकों ने कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ छात्र महाआंदोलन के बैनर तले ये सभी प्रदर्शनकारी एक ही बात कह रहे हैं, अब बस बहुत हो गया, सिस्टम में बदलाव चाहिए। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में करीब 1500 प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंचे थे। इनमें वे छात्र थे जो SSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और वो शिक्षक भी जो इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन जब तय समय के बाद भी लगभग 100 प्रदर्शनकारी मैदान खाली करने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने एक्शन लिया। 44 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी धीरे धीरे वहां से चले गए। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। उनका ये भी कहना है कि यदि मांगी नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। पूजा, अब हम आपको ये बताते हैं कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या, जिनको लेकर ये आंदोलन खड़ा किया गया है। आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टूडेंट्स जिनको अभी पढ़ाई करनी थी 12-12, 14-14 घंटे ये पढ़ते सोनाली, और उनको अगर अपनी बुक्स को छोड़कर आंदोलन करने के लिए आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ रहा है, तो मांगे उनकी बड़ी ही होंगी, वो हम आपको बताते हैं। परीक्षाओं में धांधली पर रोक लगे, ये पहली मांग है उनकी और ये बहुत बड़ी समस्या है जो काफी समय से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि वो कहते हैं कि SSC के हाल की कई
परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। अब वो चाहे स्टेनो परीक्षा के आंसर में गलतियां हो या फिर हैंड सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा में भी पेपर को लेकर सवाल उठे हैं। कई परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होती, इनका समाधान नहीं होता, तब तक वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अब वो इतने घंटे वो पढ़ाई करते हैं, इतने सालों तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर सुनने में ये आता है परीक्षा हो गई है तो पता आता है कि पेपर तो लीक हो गया था, बिल्कुल एग्जाम का आ गया है, रिजल्ट आ गया, नियुक्ति पत्र नहीं आ रहे हैं, बीच में पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया तो इसलिए रोक दिया गया है। अब इसमें उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर नहीं है। उनका जो काम था, उनका काम था अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। वो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर हुए, उनका काम था जाकर एग्जाम देना, उन्होंने जाकर एग्जाम दिया। अब अगर प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्ट रवैये की वजह से उनके वक्त की बर्बादी हो रही है तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? और अब जाकर वो ये बोल रहे हैं कि हमारी मांगों को सुन लो, तो उनकी मांगों को भी नहीं सुना जा रहा है। ये कैसी दोहरी नीति है जो सवालों को खड़ा करती है? दूसरा पॉइंट में चाहूंगी आप बताएं। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रणालीगत सुधार की मांग की जा रही है छात्रों और जो शिक्षक हैं उनकी तरफ से। ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। छात्र कहते हैं कि एसएससी की प्रणाली में कई गंभीर खामियां हैं। पेपर में बार बार गलत प्रश्न आते हैं, उत्तर जो आंसर शीट है उसमें गलतियां होती हैं, हैम्ब्री जो सीट है, मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट जारी करने में महीनों की देरी होती है और शिकायत करने पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। अब छात्र चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधार हो ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो। लेकिन सवाल फिर यही है कि छात्र बार बार बाहर आते हैं। कोई भी, सिर्फ एसएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो रहा है, उसमें भी धांधली होती है, उसमें भी गड़बड़ियां होती हैं। कभी आंसर सीट में या फिर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई, या फिर क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है कि कई बारी एग्जाम भी हो चुका है और इसलिए कैंसिल किया जा रहा है चूंकि या तो वो पहले ही पेपर लीक हो चुका है या फिर उसमें कुछ ना कुछ उसमें गलत है। इसकी वजह से कई बार पेपर कैंसिल हो जाते हैं। की वजह से ओवरऑल सफर करते हैं यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता है। और अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत कम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक फेज ऐसा था जिस फेज में ये पूरी हवा बनी हुई थी कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बस वही है जो है, उसके लिए तैयारी भी होती थी, उसके लिए कंपटीशन भी उतना होता था। लेकिन प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की नाकामयाबियों की वजह से ये जो कमियां पाई जाती है, इनकी वजह से अब लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर ली है। अब विश्वास खत्म हो गया, विश्वास कम हो गया है कि जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से वो निष्पक्ष होंगे भी या नहीं होंगे। क्या मतलब वो हमारा टाइम वर्थ, हम इतना जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इस चीज में, क्या वो उतना वर्थ इट है भी या वो नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे सवाल ये भी है कि बच्चे जो हैं 7-8 साल अपना देते हैं, एज लिमिट भी है, उनकी भी एज बढ़ रही है, फैमिली की तरफ से भी एक टाइम के बाद प्रेशर होता है और बच्चे तो है नहीं कि अपना पैसा लगा रहे हैं, फैमिली की तरफ से वो पैसे आते हैं, 7-8 साल देना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से छात्रों का आंदोलन करना और प्रदर्शन करना, सड़कों पर उतरना, ये बहुत ही वाजिब बात है। बिल्कुल, और सुननी भी चाहिए उनकी मांगे और कंसीडर करनी चाहिए जो वो बात कह रहे हैं, और अगर उसमें सुधार हो सकता है तो उसको सुधार भी करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, परीक्षा केंद्रों का दूर होना एक और बड़ी समस्या है। ये बड़ी परेशानी, बिल्कुल बड़ी परेशानी है। छात्रों को परीक्षा देने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गाँव और छोटे शहरों से आने वाले छात्रों के लिए ये बेहद मुश्किल होता है। पहली बात तो ये है कि मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि खर्च बढ़ता है इससे। दूसरा ये है कि समय की बर्बादी होती है और तीसरा ये है कि थकावट की वजह से प्रदर्शन पर असर पड़ता है और वो पड़ेगा भी। चौथी चीज ये है कि जो छोटे गाँव से, कस्बों से बच्चे आ रहे हैं, उनको बड़े शहरों के बारे में इतना नहीं पता होता है, वो पहली बार वहां पर जा रहे हैं, तो कोई पहुंच पाता है, कोई पहुंच भी नहीं पाता है, अलग अलग रीजंस की वजह से। हर सरकार नहीं करती है ये कि वो बसेस चला रही है। ये तो अभी हरियाणा में जब गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ था तो उस दौरान हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन ये हर गवर्नमेंट की तरफ से या हर स्टेट में नहीं होता है। तो ऐसे में देखिए कई सारे ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो तमाम मांगे कर रहे हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। जब काफ़ी वो देखिए सपने देखते हैं, अब परीक्षा में घोटाला अगर हो रहा है, प्रणाली में गड़बड़ियां हो रही है, प्रशासन की लापरवाही है, तो न केवल छात्र टूटते हैं इससे, बल्कि देश की उम्मीद भी टूटती है, उनके परिजन जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके सपने टूटते हैं। सरकार और आयोग को ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये विश्वास और भरोसे का मामला है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और अब समय आ गया है कि छात्रों की बातों को सुना जाए, उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और एक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह प्रणाली
तैयार प्रशासन की तरफ से की जाए। बिल्कुल। अब देखिए अगली खबर ये है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में आज सुबह की शुरुआत में हल्की बारिश देखने को मिली। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन किसी तरह का खतरा फिलहाल तो नहीं है। आज पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। बारिश की वजह से आज लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर जलभराव हो गया है, ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियां भी सामने आई है। दिल्ली में बारिश का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि खराब मौसम के कारण दिल्ली आने जाने वाली कई उड़ानें देरी से चल रही है और कुछ उड़ानें तो ऐसी हैं जिनको डाइवर्ट भी करना पड़ा। जो यात्री आज दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह ये दी जा रही है कि वो एयरलाइन से पहले संपर्क करें और अपने उड़ान की स्थिति की जानकारी लें। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम की जानकारी पर नजर रखें और जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। तो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और ध्यान रखिए इस चीज का। अब देखिए अब मानसून का सीजन है, बारिश तो होगी ही, मौसम लेकिन काफी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल। और अगर हमारी छुट्टी होती है आज के दिन पे तो कितना अच्छा होता, खा रहे होते हैं, चाय पकौड़े घर में बैठ के खा रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमें अपना फर्ज निभाना है, फर्ज से बंधे हुए हैं हम और आपको खबर आगे बतानी है, तो इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं कि येलो अलर्ट का मतलब देखिए ये होता है कि अच्छी खासी बारिश होगी। और इस बारिश की वजह से आपको भी पता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि जल भराव हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम तो अपने हाथ ही खड़े कर देता है। जैसे थोड़ी सी ज्यादा बारिश होगी ड्रेनेज सिस्टम बोलते मेरा हो गया अब आप देख लो, अपने हिसाब मतलब भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है एक तरीके से। हालांकि देखिए दिल्ली सरकार ने इस बार काम किया है काफी, और पंपिंग मैंने देखा, जो मैंने पिछले साल से और इस साल में डिफरेंस देखा है वो ये देखा है, जल भराव तो हो ही रहा है लेकिन पंपिंग का काम तेजी से चल रहा है कि उस पानी को निकाल जल्दी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर कोई रास्ता बंद किया गया देखने को मिल रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार आप मौसम पे नज़र डालें, और ख़ास करके अगर आप कहीं जा रहे हैं वो भी फ्लाइट से, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें और एयरलाइंस को एक बार ज़रूर कॉल कर लें, क्योंकि कई ऐसे उड़ानें हैं जिनको रद्द कर दिया गया या डाइवर्ट करना पड़ा बारिश की वजह से। तो बिल्कुल आप मौसम पर नज़र बनाए रखें और एक बार एयरपोर्ट पे आप जाएं, आप एक बार बात करें, कॉल करें और उसके बाद ही अपने घर से निकले। और अगर ज़रूरत ना पड़े तो अपने घर से ना ही निकले तो बेहतर है। और घर से अगर पूजा निकल रहे हैं तो छाता ज़रूर लें, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। और सुबह ही कुछ फुहारे देखने को मिले। जब मैं घर से निकली तो मैं बूंदे बूंदे बूंदे, ज़्यादा नहीं पर हल्के फुल्के, तो बिल्कुल सुबह से ही बारिश हो रही थी। सुबह जब मैं भी घर से निकली थी तो वहीं से बारिश की शुरुआत हो गई थी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी मुझे पूरे रास्ते ही बारिश मिली है। और आगे भी कुछ टाइम तक बारिश इसी तरह से होती है, फिर थोड़ी देर रुकी है, लेकिन आसमान में देखिए काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश होगी ही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर से जब भी बाहर निकले आप किसी भी जगह पर जाने के लिए, अगर आप रोड से जाने के लिए निकल रहे हैं, बाय रोड आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो आप गूगल मैप पर एक बार देख लीजिए कि आपको कौन कौन से जाम प्रभावित एरियाज मिल सकते हैं। वहाँ जाने से अवॉइड कर सकते हैं आप। अगर और किसी रूट को ले सकते हैं तो उसके जरिए जाए। ट्रैफिक पुलिस अपडेट्स देती रहती है बारिश की वजह से, जब रास्ते बंद होते हैं या कोई भी रूट डाइवर्जन होता है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एयरलाइन से अगर आप जाने वाले, जैसा मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया है कि कॉल कर लीजिए, एक बार कॉल करके पूछना ज़्यादा बेहतर रहता है, आप बजाय एयरपोर्ट पे पहुंच जाए और वहां पर फिर आपको घंटों तक इंतजार करना पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि पहले कॉल करके अपडेटेड रहिए, क्योंकि वेदर की वजह से ही ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी वेदर का असर पड़ता है, तो इस वजह से इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। और जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो जल भराव भी आपको देखने को मिल सकता है और जाम की स्थिति से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश होती है तो वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी जाती है। जो दिल्ली के सुंदर सुंदर गड्ढे हैं वो पानी से भर जाते हैं। यानी कि पूजा, अगर आप आधे घंटे में पहुंच रहे हो और आधे घंटे का समय
समय लेके आप निकल रहे हैं तो वो समय ज़रा बढ़ा दीजिए, 45 मिनट या 1 घंटा लेकर के निकलिए, क्योंकि बारिश अगर है तो ट्रैफिक जाम तो दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अगर कोई गड्ढा है, वैसे तो बारिश में पता नहीं चलता है गड्ढा कहाँ है नहीं है, फिर भी अगर आपको दिख रहा है कि कोई गड्ढे जैसी चीज़ बनी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके अंदर ना बिल्कुल भी एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके साइड से निकल जाइए, थोड़ा देरी से पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने सुना कि जब हम दफ्तर में आए अपने बुलेटिन के लिए पूरे तैयार हो रहे थे, तब सुना कि एक व्यक्ति उसी गड्ढे से निकालने की कोशिश की उन्होंने और उछल गए, वो उस पर गिर गए, वो हादसे का शिकार हो गए। इसीलिए ज़्यादा एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। और दिल्ली एनसीआर में देखिए बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मौसम को ठंडा और बेहद सुहावना बना दिया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उमस अभी भी महसूस की जा रही है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिकतम तापमान रहेगा, 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। ये माफ़ कीजिएगा, मैं आपको अब दिल्ली का बताती हूँ कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहने वाला है। अधिकतम तापमान जो है वो 31.43 डिग्री सेल्सियस रहेगा और लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। CPCB के अनुसार सोमवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 65 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। ये तो पेरिस जितना हो गया है सोनाली, जितना वो सर्दियों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, अभी बारिश की वजह से उतना हो गया है। एनसीआर के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। हालांकि हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पूरे साल हमें ऐसी ही साफ हवा मिले, लेकिन पूरे साल कहाँ बारिश होती है। अब एक बार आप ये जो मानसूनी सीज़न है वो जाने दीजिए, उसके बाद फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिएगा किस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और नीचे की ओर आने के लिए हमें फिर एक बार फिर से मानसूनी सीज़न का इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा इशू है जो पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर है, इसके पीछे फैक्टर्स बहुत सारे हैं। हालांकि अब देखिए सरकारें काम करती तो है, लेकिन वो उतने काफ़ी साबित नहीं हो रहे हैं कि उससे पब्लिक को राहत मिले। मतलब कब वो दिन ऐसा आएगा दिल्ली में जब दिवाली के दिन या दिवाली के आसपास हम, चलिए दिवाली के दिन तो पटाखे फूटते हैं, उसको बैन कर दिया गया, फिर भी दिल्ली में पटाखे फोड़े जाते हैं, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन दिवाली से कुछ वक्त पहले या कुछ वक्त बाद वो जो विंटर्स का सीजन होता है, कि हमें हवा साफ देखने को मिलेगी, हमें धुंध दिखेगी, हमें स्मॉग नहीं दिखेगा, फॉग दिखेगा। तो बिल्कुल अब जो दिल्ली वाले हैं उनको हर मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली का मौसम एक ऐसा ही मौसम है, गर्मी हो तो प्रचंड, बरसात हो तो जोरदार बरसात, और ठंड हो तो इतनी भीषण ठंड कि आपके हाड़ कांप जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए बारिश के मौसम में जल भराव, और अगर गर्मी की बात करें तो उमस भरी गर्मी जिसमें आप परेशान हो जाएं, आपको घर से बाहर निकलने का मन ना हो, और ठंड में तो बिल्कुल कंबल से या रजाई से आपको निकलने का मन ही ना हो। तो देखिए मौसम से जुड़ी अपडेट हमने आपको दे दी है, मौसम किस तरह का रहने वाला है, तो एहतियातन हर एक कदम वो उठाए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हुई मौसम की बात, अब हम करेंगे आपकी जेब की बात। तो बरखुरदार, अगर आप घर से गाड़ी स्टार्ट कर निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं या सोच रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, तो घर से निकलने से पहले एक नज़र पेट्रोल डीजल के दाम पर डाल लीजिए। आज फिर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार पेट्रोल डीजल के भाव तो देख ही लीजिए आप। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब आपको बता दें 24 अगस्त 2025 को लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कि अभी तो सेम ही दाम चल रहे हैं सोनाली, एक तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम देखे जाए तो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि ये कम हो जाए। तो देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम तीनों ही हम आपको दिखा रहे हैं। एक नज़र आप ज़रूर डाल लीजिए घर से निकलने से पहले, चूँकि इसका असर आपके जेब पे ज़रूर ही पड़ेगा। दिल्ली के दाम कम है सोनाली, नोएडा और गुरुग्राम से पेट्रोल की अगर हम बात करें, इवन पेट्रोल के भी, डीजल के भी और CNG के भी। क्या हो गया, दिल्ली पे मेहरबान हो गए हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कुछ। चलिए ठीक है, अगर दिल्ली के दाम कम है तो भाई नोएडा और गुरुग्राम वाले दिल्ली ही पहुँच जाओ। तो पेट्रोल पंप पे भी भीड़ मिल सकती है आज आपको, इस बात का भी ध्यान रखेगा आप। दिल्ली में सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 1 रुपये कम पेट्रोल है नोएडा और गुरुग्राम से। जहाँ देखिए दिल्ली में 94.77 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल दिल्ली में मिल रहा है, तो नोएडा में आपको ये मिलेगा 95.12 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम में आपको मिलेगा 95.56 रुपये प्रति लीटर। डीजल के दाम देख लीजिए आप, दिल्ली में आपको 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, तो नोएडा में 1 रुपये और बढ़ गया है, 88.19 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, और गुरुग्राम में 88.10 प्रति लीटर मिलेगा। CNG के दाम देख लीजिए 76.59 रुपये प्रति केजी है ये CNG के दाम। नोएडा में ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली दिल्ली से, 81.70 रुपये प्रति केजी है, और
गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में दिल्ली और नोएडा से भी ज़्यादा है, 82.12 रुपये प्रति केजी। तो ये आपकी सिटी, आपको पेट्रोल, आपका डीजल और आपकी सीएनजी और आपकी गाड़ी, अब आप देख लीजिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है पूजा मैं तो यही एडवाइस देना चाहूंगी, माफ कीजिएगा पूजा पिज़्ज़ा की मुझे ज़्यादा याद आ रही है, माफ कीजिएगा। आज पिज़्ज़ा ऑर्डर ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए नोएडा और गुरुग्राम में मुझे लगता है कि दिल्ली ही आना चाहिए नोएडा और गुरुग्राम वालों को, चूंकि तीनों पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम तीनों ही कम है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पेट्रोल डीजल के दाम आपने सुन लिया, अब सोने चांदी की भी सुन लीजिए। यहाँ भी उतार चढ़ाव भी लगातार देखने को मिल रहा है, बदलाव हो रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहे हैं दाम। 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो हम आपको बताते हैं कल से कम हुई है थोड़ी सी, 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। कल 1 लाख को पार कर गई थी, जबकि चांदी की जो कीमत है वो बढ़कर अब ये हम बताते हैं 1,13,906 रुपये प्रति किलो हो गई है। चांदी के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, सोने फिर भी थोड़े से 100-200 रुपए कम हो जाते हैं। थोड़ा देख के अच्छा लगता है कि लाख से कम आ गया है, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन चांदी ने तो भाई आसमान ही छू रखा है। बिल्कुल सही कहा आपने। गोल्ड आप देखिए कम है, लेकिन चांदी के जो दाम है वो लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। पूजा, मैं हर बार यहाँ बैठती हूँ, हर बार यही कहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ पर मैं ले नहीं पाती। वाकई में मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, इसलिए मैं सोच भी नहीं रही हूँ। ये दाम देख के मेरे थॉट ही चले जाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलना चाहिए कि भाई कुछ बनवा दो, क्योंकि मैं तो खुद के लिए बनवा नहीं पा रही हूँ। सोने चांदी के दामों में देखिए अब जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। हालांकि अब त्योहारी सीजन भी आएगा, अब तो शादियों का सीजन आ जाएगा कुछ टाइम में, जैसे खत्म होंगे। पहले सावन खत्म हुआ है, अब उसके बाद शराद खत्म होंगे, फिर जब शादी का सीजन शुरू होगा तब आपकी जेब पे बहुत अच्छा खासा इसका प्रभाव पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि शादी के टाइम पे तो सोना खरीदा भी बहुत ज्यादा जाता है, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं कितने, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं जो पायलें गिफ्ट की जाती है। तो देख लीजिए कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि शादियों में रिश्तेदारों तुम्हारे लिए जानकारी सोचते हैं कि सोने की जगह चांदी का कुछ बना के दे देते हैं, जैसे चांदी की पायल गिफ्ट कर देते हैं। तो उनको लगता है कि सोना तो बहुत महंगा हो रखा है, चांदी थोड़ा सस्ते में बन जाएगा। और पूजा ये खास करके उनके साथ करते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं। अगर मेरे कजन मामा हैं, उनके घर गए तो उन्हें दे दिया कुछ चांदी का, और मेरे खुद के जो मामा हैं उनको कुछ, या फिर उनके रिलेटिव्स में या फिर उनके बच्चों की शादी हो रही है तो उनको कुछ सोने का दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पार्शियलिटी होती है ये बहुत। और आप फिर वो सोचते हैं कि हम चांदी ना पायल बना के दे देते हैं। अब पायल दिखती भी बड़ी है तो ऐसा लगता है ओह वाह, गिफ्ट बड़ा, तो जब वो पैक्ड रहता है, अब देखो आपको अंदर तो पता है नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो गिफ्ट बड़ा और ऊपर से भारी भी होती है। पायल तो भारी होती ही है, तो इसीलिए लोग सोचते हैं चांदी की पायल बना कर दे देते हैं। लेकिन अब चांदी के भी दाम देख लीजिए, सोने से पीछे नहीं है कहीं। तो ये सोने चांदी के दाम हमने आपको बताए हैं फिलहाल, और आपसे जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है वो मैंने और मेरी सहयोगी सोनाली ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ बाकी खबरों के लिए।